नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आईएएस पर। आज की तारीख है 19 अक्टूबर 2020। 2 मिनट बाद तारीख बदल जाएगी। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया, थोड़ा सा कुछ काम से मैं बाहर था। आज का डे 30 हम कर लेते हैं। आप लोग इसको कवर कर लेंगे, मुझे ये उम्मीद है। और चलिए शुरू करते हैं आज के डे 30 को। आज के डे 30 में टॉपिक हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के साथ में हम करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे। हिस्ट्री में क्या देखेंगे ये अभी बाद में आपको बता रहा हूँ, लेकिन पहले करंट अफेयर के प्रश्नों को हम देखने जा रहे हैं। उसको अच्छे से आप इसको तैयार करिए। 10 प्रश्न ये करंट अफेयर के और हिस्ट्री के प्रश्नों को हम तैयार करेंगे। जोजिला सुरंग के बारे में असत्य कथन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोजिला के बारे में असत्य है। यह सुरंग श्रीनगर घाटी और लेह के बीच में साल में 6 महीने की कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। तो साल में 6 महीने की कनेक्टिविटी नहीं प्रदान करेगी। ये जो सुरंग होगी, ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि पूरे साल के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और इसी कारण से ये चर्चा में है, ये इंपॉर्टेंट है। साल भर अब कनेक्टिविटी हो पाएगी। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है और सत्य कथन यही हो जाएगा। दूसरा है कि जोजिला एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक यानी कि बाय डायरेक्शनल सुरंग है। तो ये सही बात है। और ये श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह को एक सुरंग के माध्यम से प्रसिद्ध जोजिला दर्रे से जोड़ेगी। ये भी सही है। और अंतिम है कि समुद्र तल से 11,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर ये जोजिला सुरंग स्थित है। 15 किलोमीटर ये लंबी होगी। ये भी इसके बारे में सही कथन है। आपसे अगर 50 शब्दों में पूछ लिया जाए जोजिला सुरंग के बारे में आप लिखिए, तो वहां पर आप क्या लिखेंगे? ये जो 3 पॉइंट है इनको लिख देंगे और साल भर की कनेक्टिविटी लिख देंगे और ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 25 शब्दों में पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे कि ये कहां पर स्थित है और किसको किसको जोड़ती है, कितनी ऊंचाई पर है। बस इतना लिख के आप 25 शब्दों को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से कौन सा पुरस्कार संबंधित नहीं है? पहला है विश्वेश्वरैया पुरस्कार, कल्पना चावला पुरस्कार और दिवाकर पुरस्कार। चौथा है पर्यावरण पुरस्कार। ऊपर के तीनों पुरस्कार इससे संबंधित हैं। ये पर्यावरण पुरस्कार इससे संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत और फ्रांस को अभी अध्यक्ष और सह अध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष भारत है और सह अध्यक्ष फ्रांस है। और अभी ये पुरस्कार की जो बात हो रही है, इसमें कल्पना चावला पुरस्कार, विश्वेश्वरैया पुरस्कार और दिवाकर पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। विश्वेश्वरैया पुरस्कार एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान तथा यूरोप के लिए नीदरलैंड को दिया गया है। कल्पना चावला पुरस्कार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए है। और दिवाकर पुरस्कार विकलांग व्यक्तियों के हितों के लिए कार्य कर रहे जो देश में सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देने वाले संगठन हैं, उनको, संगठन या संस्थाओं को दिया जाता है। इस तरीके से ये तीनों पुरस्कार हैं। अगला प्रश्न है नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये भारत का एकमात्र प्राणी उद्यान है जो वाजा का संस्थापक सदस्य है। वाजा क्या है? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम ये होता है। एक्वेरियम जो है मतलब वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम, ये वाजा है। वाजा तो ये ऐसा अकेला प्राणी उद्यान है जो इसका सदस्य, संस्थागत सदस्य बना है। ये सफेद बाघों का वास स्थल है। ये बिल्कुल सही है। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क बिलासपुर में स्थित है। तो ये गलत है, क्योंकि ये स्थित कहाँ है अगर आपको पता हो तो ये भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर उड़ीसा में है। तो तीसरा ये गलत हो गया, सी। और 1980 में नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में घड़ियालों का संरक्षित प्रजनन कराया गया था। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईट राइट मूवमेंट को वर्ष 2015 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया था। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि इसको 2018 में शुरू किया गया था। 15 में नहीं शुरू किया गया था, ये 2018 में शुरू किया गया था। बाकी फसाई दिया हुआ है, फसाई के द्वारा शुरू किया गया था। सही है। तो पहला गलत हो जाएगा क्योंकि सन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इसका उद्देश्य नागरिकों को सही भोजन विकल्प उपलब्ध कराकर उनके स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करना है। तो दूसरा यहाँ पर सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राइट इंडिया मूवमेंट के बारे में 50 शब्दों में क्या लिखेंगे? सुनिए ध्यान से। ईट इंडिया, ईट राइट मूवमेंट, राइट इंडिया नहीं, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ईट राइट मूवमेंट। ईट राइट मूवमेंट पर अगर टिप्पणी करने 50 शब्दों में आ जाए तो आप लिखेंगे कि ईट राइट मूवमेंट एफएसएसएआई के द्वारा 2018 में
यह भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था 3 वर्षों में नमक, चीनी और तेल की खपत में 30% की कटौती करना। और इसका रिजल्ट क्या था, मतलब रिजल्ट क्या, किस रिजल्ट के लिए ऐसा कार्य हो रहा था? स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करना। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। तो 15 अक्टूबर ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये बिल्कुल सही है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया गया। महिला किसान दिवस का उद्देश्य महिला किसानों को प्रोत्साहित करना था, ये भी सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिवस आपसे कभी पूछा जाए तो इसको ध्यान रखिए। स्टार्ट जो हाल ही में खबरों में थी, किन देशों के साथ जुड़ी हुई है? स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। स्टार्ट के बारे में आपसे पूछा जाए तो पहले इसका फुल फॉर्म लिख दीजिए, बता दीजिए इसका फुल फॉर्म ये होता है। और किन देशों से ये जुड़ी हुई है? तो भारत और रूस से जुड़ी हुई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2010 में यह हस्ताक्षरित की गई थी। रणनीतिक परमाणु उपकरणों की संख्या को सीमित करने के लिए, ये जिसे दोनों देशों में तैनात कर सकते हैं, ऐसे रणनीतिक परमाणु हथियार जो है उनकी संख्या को सीमित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसीलिए ये की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, ENFUSER, इन्फुसर और सिलाम जो हाल ही में खबरों में थी, किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं पर्यावरण के क्षेत्र से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है, IMD, उसने राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक उन्नत हाई रेजुलेशन वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी, इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सर्विसेज, ये इन फ्यूजर का फुल फॉर्म है, तो ये लागू किया है, इसका संचालन शुरू किया है। और सिलाम जो है ये सिस्टम फॉर इंटीग्रेटेड मॉडलिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, ये इसका फुल फॉर्म है सिलाम का। तो इन दोनों का संबंध पर्यावरण से है, एनवायरमेंट से रिलेशन है इसका। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विश्व बैंक विकास समिति, वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमेटी प्लेनरी, तो विश्व बैंक विकास समिति प्लेनरी की 102वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का इसमें जिस प्रतिनिधित्व करने वाली थी, निर्मला सीतारमण जी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 102वीं ये बैठक थी, ये ध्यान रखना है। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के एक भाग के रूप में 23 बिलियन डॉलर और 271 बिलियन डॉलर के पैकेज समेत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर इसमें प्रकाश डाला गया। अगला जो प्रश्न है, WHO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में किस देश का टीबी का बोझ सर्वाधिक 26% है? किस देश का? तो ये भारत का है। बहुत ज्यादा यहाँ पर टीबी के मरीज पाए जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने द ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020 अभी जारी की है। तो 2020 की जो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के लागू होने के बाद अप्रैल 2020 में भारत में टीबी के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। और ये गिरावट जो है 85% की गिरावट दर्ज की गई है। 85% की ये गिरावट है। दुनिया भर में भारत में टीबी का जो बोझ है वो तो ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर संख्या घटी है। पूरी दुनिया का देखा जाए तो 26% टीबी का पेशेंट यहीं पर पाया जाता है। बेपी कोलंबो जो हाल ही में खबरों में था, किस ग्रह या खगोलीय पिंड की खोज के लिए लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष यान है? बेपी कोलंबो सबसे पहले आपको याद रखना है, कभी भी आपसे पूछा जाए तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और साथ में जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो जाक्सा है, इन दोनों का ये संयुक्त उपक्रम है, संयुक्त मिशन है। और इसको शुरू किया गया था बुध ग्रह के बारे में खोज करने के लिए। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बेपी कोलंबो बुध से रिलेटेड है। ESA और जाक्सा इन दोनों का क्या है? संयुक्त उपक्रम है। 17,000 किलोमीटर की दूरी से शुक्र ग्रह का एक चित्र लिया इसने और 2018 में इस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया था। तो बेपी कोलंबो को 2018 में लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। चलिए अब मौर्य काल से रिलेटेड जो हिस्ट्री हमको पढ़नी है उसके 20 प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मौर्य काल में प्रमुख धर्म कौन सा था? मौर्य काल में, यहाँ पर भी मैं आपको छोटे छोटे प्रश्नों को मेंस के हिसाब से कराता चल रहा हूँ। मौर्य काल में धर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस पे टिप्पणी करिए, तो मौर्य काल में प्रमुख धर्म थे वैदिक, बौद्ध और जैन, यानी कि उपयुक्त तीनों। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मौर्य सम्राटों में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो धर्म
उसका क्या था, वो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक इसी तरीके से बिंदुसार आजीवक तथा अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता थी, ऐसा नहीं असहिष्णु था। किसी भी धर्म के साथ उसने भेदभाव नहीं किया था, यानी कि उस काल में भेदभाव नहीं किया जाता था। इस तरीके से उदाहरण देके आप लिख देंगे। मेगास्थनीज ने धार्मिक व्यवस्था में डायोनिसस एवं हेराक्लीज की चर्चा की है। तो पहला स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। मेगास्थनीज ने धार्मिक व्यवस्था में डायोनिसस और हेराक्लीज की चर्चा की है, जिसकी पहचान, इसमें जो डायोनिसस है इनकी पहचान शिव के रूप में, ये है शिव महादेव, और हेराक्लीज जो है इनकी पहचान विष्णु के रूप में की गई है। तो पहला तो स्टेटमेंट बिल्कुल ये सही है। दूसरा देखा जाए तो अशोक ने श्रवण बेलगोला में जाकर जैन प्रथम संलेखना के अनुसार अपने प्राण त्याग दिए। तो अशोक ने नहीं त्यागे थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर दिया होता तो ये सही दिया होता, चंद्रगुप्त मौर्य ने ये प्राण त्यागे थे। दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अशोक के समय में पाटलिपुत्र में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। जब चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था तो वो किसके समय हुआ था, बताइए। वो उस समय तृतीय बौद्ध संगत अगर आपसे पूछा जाता तब तो ये अशोक के समय हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय हुई थी, ये आपको कमेंट करके बताना है ना। कनिष्क के समय हुई थी क्या, अब आप बताइएगा। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, तृतीय अशोक के समय हुई थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। बौद्ध ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि इसने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में देवी मूर्तियों को बेचा जाता था। ऐसा कौटिल्य ने कहा है? कौटिल्य ने कहा है कि मौर्य काल में देवी मूर्तियों को बेचा जाता था, ये गलत है। कौटिल्य ने नहीं कहा है, ये बात कही है पतंजलि ने। किसने कही है? पतंजलि ने। अगर कहा जाए कि पतंजलि के अनुसार ये मिलता है कि मौर्य काल में देवी मूर्तियों को बेचा जाता था, तो पहला सही हो जाता, लेकिन ये दिया हुआ है कौटिल्य के अनुसार, तो गलत हो जाएगा। देव मूर्तियों को बनाने वाले शिल्पियों को मौर्य काल में देवता कारू कहा जाता है, यानी कि जो देवता का निर्माण करते हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें कोई भी कि देव मूर्तियों के बारे में, तो आप यहाँ पर टिप्पणी करने की स्थिति में रहेंगे। अशोक के समय में मूर्ति कला का बेहतरीन नमूना कौन सा है? तो अशोक के समय का अगर मूर्ति कला का नमूना आपको कभी भी देखना हो तो आप चले जाइए सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर बने 4 सिंहों की आकृतियां देख लीजिए। तो ये अशोक के समय की मूर्ति कला का सबसे बेहतरीन नमूना है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो यहीं से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह यहीं से उत्कीर्ण किया गया, मतलब यहीं से कॉपी किया गया है। मौर्य काल में मूर्तियों का निर्माण चिपकवा विधि, अंगुलियां या चुटकियों का इस्तेमाल करके या सांचे में ढाल कर किया जाता था। कभी भी आपसे चिपकवा विधि पूछा जाए तो आप कह देंगे एस, चिपकवा विधि के द्वारा किया जाता था। पहला सही है। दूसरा है कि पारखम उत्तर प्रदेश से प्राप्त 7 फीट ऊंची यक्ष की मूर्ति कुषाण कला का उदाहरण है। तो जो 7 फीट ऊंची मूर्ति है, दिगंबर प्रतिमा है, धौली उड़ीसा है, हाथी तथा दीदारगंज पटना में प्राप्त यक्षिणी मूर्ति है, ये सब मौर्य कला के उदाहरण है, ना कि कुषाण कला के। किसके उदाहरण है? मौर्य कला के उदाहरण है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। कभी भी आपसे पूछा जाए मौर्य कला छोटे प्रश्न के तौर पर 25 शब्द 50 शब्द, तो उसमें आप दिगंबर प्रतिमा जो लोहानीपुर पटना, धौली उड़ीसा, और इसी तरीके से आप लिख सकते हैं वहां पर दीदारगंज पटना, यहाँ से यक्षिणी मूर्ति प्राप्त हुई है, और ये सब मौर्य कला के उदाहरण है। प्रारंभिक परीक्षा में जो भी फैक्ट आप पढ़ते हैं मेंस के लिए वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वही मिलाकर आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अशोक के शासनकाल से ही गुहाओं का उपयोग आवास के रूप में होने लगा था। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऐसा प्रमाण मिलता है। मौर्य काल में भवन निर्माण में लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता था। मौर्य काल में भवन निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, पत्थरों का किया जाता था, लौह का किया जाता था, लकड़ी का किया जाता था। तो ये सब प्रयोग उसमें मिलते हैं। स्थापत्य कला की जब हम विशेषताएं पढ़ते हैं मौर्य काल की, तो पत्थरों का इस्तेमाल, अयस्कों का इस्तेमाल, चमकदार पॉलिश का इस्तेमाल, और भवन निर्माण में लकड़ी का इस्तेमाल, ये सब किया जाता था। तो दूसरा गलत है, पहला सही है।
ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौर्य काल के सर्वोत्कृष्ट नमूने, ये सर्वोत्कृष्ट होंगे, अशोक के एकाश्म स्तंभ हैं, बिल्कुल सही है। और अशोक ने चट्टानों को काटकर कंदराओं का निर्माण करवाकर वास्तुकला में एक नई शैली प्रारंभ की, दूसरा भी सही है। और इस तरीके से इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। मौर्य काल की कला दो भागों में बांटी जा सकती है, एक थी राजकीय कला और दूसरी थी लोक कला। जो राजकीय कला थी, राजकीय कला में राजरक्षकों के द्वारा निर्मित स्मारकों को शामिल किया जाता था, जैसे स्तंभ है, गुहा है, स्तूप है। और लोक कला में या चिचड़ी की प्रतिमा, मिट्टी की मूर्ति, ये सब जो स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा निर्मित किए जाते थे, उनको शामिल किया जाता था। इस तरीके से ये दोनों सही हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई प्रमाण मिलता है? कोई प्रमाण मिलता है इसमें कि नहीं मिलता है? सती प्रथा का अर्थशास्त्र में कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है ना। सती प्रथा का प्रमाण मिलता है अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो ये गलत दिया है, क्योंकि कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों को पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति नहीं थी। ये मौर्य काल में ये प्रमाण मिलता है मौर्य समाज में कि स्त्रियों की स्थिति जो थी वो ठीक ठाक थी, अधिक सुरक्षित थी, पुनर्विवाह वो कर सकती थी और नियोग की भी अनुमति थी उनको। स्त्रियों को प्रशासन में भी उस समय शामिल किया जाता था। तो दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पहला स्टेटमेंट है अगले प्रश्न का, मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा थी। मेगास्थनीज ने कहा और स्ट्रेबो ने भी कहा है, तो चाहे मेगास्थनीज की बात करें और चाहे स्ट्रेबो की बात करें, दोनों के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। मेगास्थनीज ने भी ऐसा कहा है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान वैसे था, लेकिन दास प्रथा ये बता रहे हैं कि नहीं थी। कौटिल्य ने मौर्यकालीन समाज में 10 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने जो दासों की संख्या प्रकार बताए हैं, उनका जो प्रकार है वो 10 प्रकार का नहीं है, वो 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो पहला गलत है और दूसरा भी गलत है। इस प्रश्न का उत्तर भी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में पौतवा अध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था, क्या ये सही है? जो पौतवा अध्यक्ष होता था ये मापतौल का अध्यक्ष होता था। किसका होता था? मापतौल का अध्यक्ष होता था। तो पहला तो ये गलत हो गया। दूसरा है कि जो लक्षणाध्यक्ष होता था ये टकसाल विभाग का अध्यक्ष होता था। तो लक्षणाध्यक्ष टकसाल विभाग का अध्यक्ष, ये सही दिया हुआ है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे अगर आपसे पन्याध्यक्ष पूछा जाए तो पन्याध्यक्ष जो होता था वो वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। ऐसे आपसे पूछा जाए मान लीजिए कि सुराध्यक्ष, तो ये शराब और मदिरा का होता था। ऐसे ही आपसे पूछा जाए सूना अध्यक्ष, अगर सूना अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो सूना अध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मौर्य काल में समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री होता था। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री होता था, बिल्कुल सही है। और मौर्य काल में जो प्रदेष्टा होता था ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। तो प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, जिसको आज कमिश्नर के नाम से आप जानते हैं ना, उसी तरीके से कमिश्नर की तरह होता था। तो दोनों के दोनों यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौटिल्य ने राज्य की अष्टांग विचारधारा का प्रतिपादन किया। और दूसरा है कि मौर्यकालीन प्रशासन निरंकुश राज्य की अवधारणा पर आधारित था। जहां तक मौर्य प्रशासन की बात है तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर यह आधारित था, न कि निरंकुश राज्य की अवधारणा पर। तो दूसरा तो गलत ही हो गया। और यहाँ पर जो भी व्यवस्था थी वो प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत थी, लेकिन निरंकुश नहीं थी। कौटिल्य ने राज्य की विचारधारा को प्रतिपादित किया है, तो वो राज्य की विचारधारा थी सप्तांग, न कि अष्टांग। क्या थी? सप्तांग। तो ये विचारधारा सप्तांग थी, अष्टांग नहीं थी। तो पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। इस तरीके से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो सप्तांग सिद्धांत थे इसमें सबसे शीर्ष पे राजा वो सिर के समान, अमात्य आंख के समान, जनपद जंघा, दुर्ग बाह के समान, कोस मुख के समान, दंड बल और सेना मस्तिष्क, और सातवां इसका पार्ट था मित्र, जो कान के समान, ऐसा माना गया था इसमें। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इन्हीं को लिख देंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। मौर्य काल में उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। जो भी उद्योग धंधे की संस्थाएं थी, शिल्पियों का जो संगठन था, उसको श्रेणी कहा जाता था।
श्रेणी न्यायालय के प्रधान को सार्थवा कहा जाता था। श्रेणी न्यायालय का प्रधान ये नहीं था, कारवां व्यापारियों का जो प्रमुख होता था, अनाज से संबंधित जो व्यापारी होता था, उसको सार्थवा कहा जाता था। किसका? कारवां व्यापारियों का जो प्रमुख व्यापारी होता था। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मौर्य काल में भूमि कर उपज का कितने प्रतिशत था? तो मौर्य काल में जब भी आपसे पूछा जाए, मौर्य काल में जो भी आय का स्रोत था वो भूमि कर ही था। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है। और ये मुख्यतः उपज का 1/6 भाग लिया जाता था मुख्य रूप से। कहीं कहीं आपको अपवाद भी इसके मिलेंगे। दो तरह के ये कर होते थे, एक सेतु कर था इसमें, और एक इसमें वन कर था। तो ये जो कर होते थे ये दो तरीके के होते थे, एक सेतु कर और एक वन कर होता था। वैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र आप देखेंगे तो उसमें 21 तरह के करों का आपको वर्णन मिलता है, 21 तरीके के। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धम्म नीति की व्याख्या अशोक के 10वें शिलालेख में है। धम्म नीति की जो व्याख्या है वो अशोक के 11वें शिलालेख में है। तो पहला तो ये गलत हो गया। और दूसरा है कि सर्वधर्म संभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा अशोक के दूसरे शिलालेख में है। ये जो है ये 12वें शिलालेख में है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत दिए हुए हैं, पहला भी गलत हो गया और दूसरा भी गलत हो गया। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी अशोक के किस शिलालेख से मिलती है? अगला प्रश्न यही बन गया। तो ये 5वां शिलालेख है जिससे मिलती है धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 5वां शिलालेख। ए ऑप्शन इसका सही है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख इसमें मिलता है। ऐसे ही 7वां है, सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात इसमें की गई है। 6ठे में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है, ये भी कहा गया है। और 8वां शिलालेख है, सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख वो करता है। बोध गया के भ्रमण का उसमें उल्लेख किया गया है। तो 8वां में ध्यान रखिएगा, धर्म यात्राओं का उल्लेख है, बोध गया का भ्रमण इसमें है। बाकी 7वां संप्रदाय के लिए सहिष्णुता की बात की गई है। और 6ठा जो है आत्मनियंत्रण की शिक्षा, और इसी में कहा गया है कि जनता कभी भी राजा से मिल सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूप जीवा कहलाती थी। क्या कहलाती थी? रूप जीवा। और दूसरा है कि मौर्य काल में संभ्रांत घर की स्त्रियां प्राय घरों में ही रहती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासिनी कहा है। अनिष्कासिनी यानी कि जो बाहर न जाए, जिसका जो निष्कासन जिसका ना हो, इस तरीके से। तो दूसरा सही है और पहला भी सही है। जो स्वतंत्र रूप से, यानी कि एक तो ये बिल्कुल तय हो गया कि समाज में वैश्यावृत्ति की जो प्रथा थी वो प्रचलित थी, राजकीय संरक्षण भी उसे प्राप्त था। स्वतंत्र रूप से जो वैश्या होती थी, वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्री जो होती थी, उसको रूप जीवा कहा जाता था। और इनके कार्यों का निरीक्षण करने के लिए एक गणिका अध्यक्ष होती थी, है ना। गणिका अध्यक्ष होता था, वो इनके कार्यों का निरीक्षण करता था। जो घर में स्त्रियां रहती थी वो अनिष्कासनी कहलाती थी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो पहला है कि मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। मैंने आपको बताया था कि पुनर्विवाह भी हो सकता था और नियोग प्रथा भी वो अपना सकती थी। तो पहला तो गलत हो गया। कौटिल्य ने मोक्ष शब्द तलाक के लिए प्रयुक्त किया है। तो कौटिल्य का जो मोक्ष है वो वास्तव में तलाक के लिए ही है। स्त्रियों को प्रशासन में शामिल किया जाता था, स्त्री और पुरुष दोनों तलाक देने का अधिकार रखते थे, और कौटिल्य ने मोक्ष शब्द तलाक के लिए ही प्रयुक्त किया है। तो दूसरा इसमें सही है, पहला गलत है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है। इसके पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, बीओ मेंस के लिए हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है। ये क्रैश कोर्स है, इसमें टेस्ट है, मटेरियल है, और आप अपने को इस लेवल पे पहुंचा जा सकते हैं कि आप पेपर देने के लायक हो जाएं, अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। और ठीक इसी तरीके से आरओ एआरओ का भी कोर्स हमारा स्टार्ट होने जा रहा है मेंस के लिए। इसमें जीएस और हिंदी, ऐसे, ऑब्जेक्टिव हिंदी सबकी तैयारी कराई जाएगी। 6307281212 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस पर आप मैसेज करके ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया गया। पहला बिल्कुल सही है, अर्थशास्त्र में ऐसा कौटिल्य ने कहा है।
और दूसरा है कि कौटिल्य ने 4 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो मैंने आपको बताया था कि कौटिल्य ने जो दासों का उल्लेख किया है, वो 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो 9 प्रकार के, ना कि 4 प्रकार के। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्रिपिटक में 4 प्रकार के दासों का वर्णन है। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। अगर त्रिपिटक में पूछा जाए तो 4 प्रकार के जो दास हैं वो त्रिपिटक में हैं। तो पहला, दूसरा, दोनों पे विचार करें तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको कैसा लगता है ज़रूर बताएं। इसको को मैक्सिमम शेयर करें। इस कार्यक्रम को और मॉडिफाई करने में जा रहा हूँ, जिससे कि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी ये उपयोगी हो सके। इसके लिए कुछ परिवर्तन मेरे दिमाग में चल रहे हैं, उनको मैं करूंगा। और लेकिन इसमें आपका सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करें। तो 2021 के पीसीएस के लिए और भविष्य की जो परीक्षाएं हैं, प्रारंभिक परीक्षा और मेंस, उनको कवर करने के लिए एक सुपर बैच हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। और उसमें जो शामिल होगा, वो पहले तो ऐसे तो शामिल नहीं होगा। उसमें शामिल होने के लिए उसको कुछ टेस्ट वगैरह देना पड़ेगा। लेकिन जो शामिल हुआ, उसको फिर बहुत कुछ आसान रास्ता तय करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि उसकी तैयारी कुछ ऐसी हो जाएगी कि वो चाहते हुए भी परीक्षा फेल नहीं कर पाएगा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।